इस वीडियो में हम लोग पाठ निहित प्रश्न के को 14 से 18 तक हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, जो 14वां प्रश्न है। एक अणु की वर्ग निविड संकुलित परत में द्विविमीय उपसात संयोजन संख्या क्या है? तो मैंने आपको निविड संकुलन पढ़ाया है, वर्गाकार निविड संकुलन। उसमें दो प्रकार का वर्गाकार निविड संकुलन होता है। एक होता है वर्गाकार निविड संकुलन दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विविमीय वर्गाकार निविड संकुलन और एक होता है द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन। तो द्विविमीय वर्गाकार निविड संकुलन में क्या होता है, दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर होते हैं। तीसरी पंक्ति के गोले क्या होंगे, दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर होंगे। तो इस प्रकार अगर आप किसी भी एक अवयवी कण को देखें तो वह कितने कण को टच करता है? 1 2 3 4, एक दाएं एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे। तो वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन में उपसात संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उपसात संयोजन संख्या क्या होती है? निविड संकुलन में कोई एक अवयवी कण जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 4 कणों को। 1 2 3 4, किसी भी एक कण को ले लीजिए तो 4 कण को ही स्पर्श कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए। एक यौगिक षटकोणीय निविड संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है? इसमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकी हैं? तो 0.5 मोल में अवयवी कणों की संख्या, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है कि अवयवी जो कणों की संख्या होती है, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, कणों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या। तो 0.5 मोल में पहले हम क्या निकालेंगे? अवयवी कणों की संख्या। 0.5 में हम अवोगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 3.011 गुणे 10⁻23। तो यह तो हो गया अवयवी कणों की संख्या। अब मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी एक कोष्ठिका में जो चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या होती है, अवयवी कणों की संख्या की दूने के बराबर होती है। तो वही देखिए मैंने लिखा है, यौगिक में चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अवयवी कणों की जो संख्या उसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो 3.011 गुणे 10⁻23 में 2 से गुणा करेंगे तो 6.022 गुणे 10⁻23 हो जाएगा। अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या क्या होती है? अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। तो कितने अवयवी कण हैं उतने ही क्या होंगी? अष्टफलकी रिक्तियाँ होंगी। कुल रिक्तियों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या और अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या को जोड़ेंगे। तो 10⁻23 को आप कॉमन ले लीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा 6.022 और 3.011 को, तो कितना आ जाएगा? 9.033 गुणे 10⁻23। ये क्या हो जाएगा? कुल रिक्तियों की संख्या। और चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या ये निकाल ले चुकी है। तो इसमें जो पूछा गया था कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, इसमें कितनी रिक्तियां चतुष्फलकी है, दोनों का आंसर मैंने बता दिया। अब अगला जो क्वेश्चन है 16वां, उसे देखिए। एक यौगिक दो तत्व यम और यन से बना है। तत्व यन CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसी को FCC भी कहते हैं, संरचना बनाता है और यम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं, मतलब उपस्थित हैं। यौगिक का सूत्र क्या है? तो देखिए, जो यन है की व्यवस्था वो क्या है? CCP है। CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC। तो जिस भी अवयवी कण की व्यवस्था FCC होती है
प्रत्येक एकक कोष्ठिका में उसकी संख्या 4 होती है। ये मैं कई जगह कैलकुलेट कर चुका हूँ। एफसीसी में अवयवी कण कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं और फेस के सेंटर पर होते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है प्रत्येक एकक कोष्ठिका में n के परमाणुओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगी? 4। क्यों हो जाएगी 4? क्योंकि n की व्यवस्था क्या है? एफसीसी है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? अवयवी कणों की संख्या में किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 गुणे 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में यम के परमाणु हैं, तो यम के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? 1/3 गुणे 8 बराबर 8/3। अब देखिए n के परमाणुओं की संख्या मैंने निकाल ली, यम के भी परमाणुओं की संख्या निकाल लिया। यम तथा n के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 8/3 अनुपात 4 क्या हो जाएगा? 4 से भाग देंगे तो 2/3 अनुपात 1, यहाँ पर 2 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3। यानी जो यौगिक का सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? यम के नीचे 2 लिखा जाए, क्योंकि यम का अनुपात देखिए यम पहले n बाद में है, तो यम 2 है और n 3 है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? M2N3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस जालक में उच्च संकुलन क्षमता है? तो यही मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सरल घनी की संकुलन क्षमता को मैंने कैलकुलेट कराया है, 52.4% आती है। अंतः केंद्रीय घन में, जिसको BCC कहते हैं, 68% आती है। और षटकोणीय निविड़ संकुलित जालक में 74% आती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? तीसरे की है। कितनी है? 74%। तो इसका भी उत्तर देखिए मैंने लिख दिया है। षटकोणीय निविड़ संकुलन कितना? 74%। इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। अब 18वां देख लीजिए। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मोल है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनी एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो घनी एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी? तो इसमें क्या क्या दिया गया? मोलर द्रव्यमान का मतलब कैपिटल एम दिया गया है, कोर की लंबाई ए दी गई है, घनत्व रो या डी दिया गया है। अगर हम किसी तरीके से जेड निकाल लें तो हमें एकक कोष्ठिका की प्रकृति मिल जाएगी, क्योंकि सरल घनी के लिए जेड का मान 1 आता है, BCC अंतः केंद्रीय घनी के लिए 2 आता है और FCC फलक केंद्रीय घनी के लिए 4 आता है। तो जेड का अगर हम मान निकाल लेंगे तो हमें एकक कोष्ठिका की प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम लिख लिया है, एकक कोष्ठिका की जो भुजा की लंबाई लिख लिया है, इसके बाद रो घनत्व लिख लिया। हमें क्या निकालना है? जेड निकालना। तो ये तो क्वेश्चन में जो दिया था वो मैंने लिख लिया है। हाँ, एक चीज़ मैं नहीं बताया हूँ, किसी भी अब प्रश्न को करने से पहले उसमें हल लिखा जाता है, उसको हल से शुरू किया जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो इस फार्मूले का डेरिवेशन भी मैंने बताया है। रो जो होता है कोष्ठिका घनत्व होता है, रो बराबर जेड एम बटे ए क्यूब, यानी हमें क्या निकालना है? जेड निकालना है। तो ये सारी चीज़ें इधर आएंगी, कैपिटल एम नीचे चला जाएगा। तो रो का मान 2.7 × 10³ देखिए ये मैंने रख दिया। ए एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई पिकोमीटर से मैंने 10⁻² मीटर गुणा करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 405 × 10⁻² का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद आवागाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 बटे कैपिटल एम अणु भार, देखिए ये मैंने रख दिया। तो 2.7 से 2.7 कटेगा। अब 10⁻⁻² जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा। अब देखिए जो 405 है इसका क्यूब मैंने किया है वो यहाँ लिखा हूँ, 6.022 यहाँ लिखा हूँ,
घात की घात तो घात का गुणा होता है, 12 3 36 -36 हो जाएगा। ये 5 और ये 23 क्या हो जाएगा 28। अब इसका गुणा करने पर इतना आता है, पावर को देखिए गुणा करने पर पावर जुड़ती है, तो -36 + 28 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब दशमलव को अगर आप 8 अंक इधर लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ जाएगा 4.000042। तो इसको क्या मान सकते हैं 4 मान सकते हैं। तो अगर z का मान 4 आ गया तो एकक कोष्टिका कैसी होगी, FCC होगी, फलक केंद्रीय घनी या घनी निविड़ संकुलन, जिसको CCP भी कहते हैं। तो एकक कोष्टिका की प्रकृति भी आपको मिल गई, FCC या CCP। तो इस तरीके से पाठ निहित जो क्वेश्चन है वो हल हो गए।